गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण मंत्री। और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है, चाहे आप बीबीए में हैं या बीकॉम में हैं या एमबीए हैं। ये अल्टीमेट टॉपिक है अकाउंटेंसी का। बिना समय गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता लगाने के लिए जिसको बनाया जाता है उस पहले स्टेटमेंट का नाम ट्रेडिंग अकाउंट है। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल सेल प्रोसीड्स के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने फॉर्मेट भी इसमें लगाया है तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट एंड द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप लेस कर देते हैं तो जो बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। जहां पर नेट सेल का मतलब होता है टोटल सेल्स में से क्या घटा दीजिए, सेल्स रिटर्न। और जहां बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, उसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस कर देते हैं। यहां पर ऐसा लग सकता है आपको कि ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं प्रोफार्मे में आपको लेकर जाऊंगा तो एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। नेट परचेसेस इज इक्वल टू टोटल परचेस माइनस परचेस रिटर्न। नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक फिनोमिना ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें रेवेन्यू नेचर के आइटम आएंगे, कोई भी कैपिटल नेचर का आइटम नहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। डेबिट साइड में इसके क्या आता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, सारे एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस कौन से आते हैं? जो फैक्ट्री रिलेटेड हैं, जो डायरेक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एग्जांपल फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन रेंट होगा तो वो P&L में आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जो डायरेक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड हैं और फैक्ट्री से के अंदर हो रहे हैं, वो सारे खर्चे प्रोडक्शन का पार्ट हैं, इसलिए किया जाएगा ट्रेडिंग। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ बनता है? भाई वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में नहीं है। कंपनीज एक्ट में भी ट्रेडिंग अकाउंट इनफैक्ट नहीं बनता, वो तो केवल P&L और बैलेंस शीट ही बनाते हैं। पर जहां पार्टनरशिप और ये सब सवाल करते हैं वहाँ ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट को बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए यूजफुल है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल अकाउंट का, वो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट आता है। ठीक है, तो अगर हम जाते हैं ये डेबिट साइड की तरफ और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम जाते हैं सबसे पहले एक एक आइटम की तरफ। सबसे पहले देखिए आप ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है। किसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक? पिछले साल के स्टॉक को इस साल का लाने का नाम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। परचेज एंड परचेज रिटर्न क्या है? अगर मेरा बिजनेस सपोज पब्लिशिंग हाउस का है तो बुक्स मेरी गुड्स हो गई और उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ वो परचेज है और उससे रिलेटेड जो बुक्स में बेच रहा हूँ वो सेल है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, जैसे वेजेस, ऑक्ट्राय, रॉयल्टी और फैक्ट्री रेंट, पावर, फ्यूल्स, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न में बता चुका हूं, जिसमें मैं डील कर रहा हूं वो सेल्स है, जो लौट के आता है वो सेल्स रिटर्न है। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जिस तरीके से मैंने इस साल पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक उठाया उसी तरीके से इस साल मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा? कैरी होगा। अब आप देखिए फॉर्मेट, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। फॉर्मेट की तरफ जाइए। फॉर्मेट इसका मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले आइए पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक, परचेस लेस रिटर्न, फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट। अब एक एक को समझते चलिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन? जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उनमें क्या आती है? फैक्ट्री के वर्कर की वेजेस। कैरेज इनवर्ड किसको बोलते हैं? फैक्ट्री के अंदर का भाड़ा। फ्रेट किसको बोलते हैं? भाड़ा। इंपोर्ट ड्यूटी जो इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, गैस एंड फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। ऑक्ट्रा किसको बोलते हैं? चुंगी को बोलते हैं। डॉक चार्जेस, बंदरगाह पे जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं। लाइटिंग फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कोल एंड कोक, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो फ्यूल चाहिए उसको बोलते हैं। वाटर, ऑयल, ग्रीस, पावर, रॉयल्टी, प्रोडक्शन, सारे खर्चे एट अ ग्लांस देखने पर लग रहे हैं फैक्ट्री के अंदर ही हो रहे हैं, डायरेक्ट हैं और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। और क्रेडिट साइड में जाइए, सेल्स लेस रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। रिजल्ट कोई एक होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट अकाउंट में कैरी होगा, जिसको क्या बोला जाता है? P&L अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक, कैश परचेस, कैश सेल्स, रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है सर रिटर्न इनवर्ड?
रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है हमने जो परचेस किया है उसको हम लौटा रहे हैं, परचेस रिटर्न। क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, फ्रेट, लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। बिल्कुल सिंपल है, आपको जो मैंने बताया देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 70,000, परचेस कैश है, और देखिए परचेस दो प्रकार का है यहाँ पर, कैश सेल भी है और कैश परचेस भी है और क्रेडिट परचेस भी है। 55,000 और 85,000। सो यहाँ पर आ रहा है, आप देखिए 55,000 85,000 कितना हुआ 140, और उसमें से सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस हो रहा है 1,32,000। फिर इसी तरीके से आउटवर्ड जो आपके खर्चे दे रखे हैं और सारे एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, फ्रेट, लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या समझ में आ रहा है? सारे खर्चे डायरेक्ट हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, उन्हीं की हमने यहाँ पोस्टिंग करी है। कैश सेल्स, सेल्स कौन कौन सी ली है आपने, ध्यान दीजिए, एक कैश सेल ली है, एक क्रेडिट सेल ली है, और क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आपको नीचे दिख रहा है। तो आपने क्या लिया, कैश सेल, क्रेडिट सेल, दोनों की जोड़ लगाई। अब इसमें से रिटर्न इनवर्ड कहाँ से आया, ये देखिए आप, रिटर्न इनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। वो कितना रुपए है, 10,000 रुपए। आप 10,000 रुपए को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो बाहर कितना फिगर आएगा, 275 में से 10,000 गया, कितना बचा, 2,65,000। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर दिया हुआ 80। रिजल्ट कितना आया हमारा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, अगले अकाउंट में, जिसका नाम क्या है, P&L अकाउंट। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। आपको याद दिलाने के लिए फिर से रिपीट कर दूं, जो इस फॉर्मेट को याद कर लेगा उसकी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी। कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और जो सीधे सीधे एसोसिएट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और फैक्ट्री के अंदर होते हैं, वर्क्स जिसको बोलते हैं, वो सब कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। नाउ अब हम अगले पे जा रहे हैं, P&L। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो P&L है। जो खर्चे फैक्ट्री में हो गए वो ट्रेडिंग में आ गए, और फैक्ट्री से बाहर के खर्चे, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, पोस्टेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब जैसे पावर है, पावर होता है फैक्ट्री में, उसी की टर्मिनोलॉजी बदल जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कहाँ चला जाता है, P&L में। और बहुत सारे खर्चे हैं, इंटरेस्ट हो गए, फाइनेंस एक्सपेंसेस के हो गए, इनकम टैक्स हो गए, वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे, P&L में। P&L में कौन से खर्चे आते हैं, कोई बोले तो बोलिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, जो वर्क्स और फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, वो सारे खर्चे हमारे कहाँ आएंगे, P&L में। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। देखिए ये भी नॉमिनल है, वो भी नॉमिनल था, इसको ट्रेडिंग के बाद बनाते हैं, और ये ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी करके हमारे साथ लाता है, और इसमें सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ध्यान दीजिए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के खर्चे, मतलब फैक्ट्री के बाहर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री के बाहर, फाइनेंशियल फैक्ट्री के बाहर। एबनॉर्मल लॉस, जो लॉसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल की एंट्री नहीं होती है, कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को बिजनेस में P&L अकाउंट में लिया जाता है। एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, क्योंकि ये लापरवाही से हुई, और इसके कारण जो लॉस होगा वो P&L में आएगा। पर अगर मान लीजिए कोई पेट्रोल का बिजनेस कर रहा है और पेट्रोल इवोपरेट हो जाता है, वो नॉर्मल लॉस है, उसकी एंट्री न तो ट्रेडिंग में होगी न P&L में होगी, उसको कॉस्ट में ही इन्फ्लेट करके बढ़ा दिया जाएगा, और ग्रॉस लॉस जो पिछले साल का फिगर इधर कैरी होकर आएगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से आइटम जो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड की तरफ जाते हैं। देखिए डेबिट में तो आ ही गया रेवेन्यू इनकम। अब रेवेन्यू इनकम में देखिए क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमको एक्स्ट्रा मिलता है वो सब आते हैं। नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या हो गई कि डिविडेंड मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, वो क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरीके से जैसे एबनॉर्मल गेन डेबिट हो गया, एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो गया, एबनॉर्मल गेन भी हमको क्या हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। एबनॉर्मल गेन का क्या मतलब है, हम बिजनेस तो कर रहे हैं सपोज पब्लिशिंग हाउस का, और बीच में ही हम कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो वो हमारा गेन बिजनेस का नहीं है, वो एबनॉर्मल गेन है, कोई एसेट को बेचने और खरीदने से होने वाला लॉस। या इसी बीच हमारे को कोई लॉटरी से इनकम हो जाए या अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाए, वो एबनॉर्मल गेन है, वो P&L में आता है। अब हम आगे जा रहे हैं फॉर्मेट में। ये फिर वही बात आ गई, फॉर्मेट आप याद कीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस तो ऊपर से लेकर आएंगे। एक्सपेंसेस में देखिए जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, फैक्ट्री से बाहर हो रहे हैं, रेंट, रेट्स, टैक्स, ऑफिस सैलरी, प्रिंटिंग, लाइटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन, लीगल, ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो देते हैं, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ऑफिस कन्वेंस, चैरिटी। एक भी खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, एक भी खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये सब आउट ऑफ फैक्ट्री हो रहे हैं, इसलिए ये सब डेबिट होंगे। क्रेडिट की इनकम देखिए, इंटरेस्ट फैक्ट्री में नहीं होती, डिविडेंड, रेंट, अप्रेंटिसशिप, प्रीमियम, इनकम ऑफ अदर सोर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये सब हमारी P&L के आइटम है। क्या क्लियर हुआ, ट्रेडिंग में फैक्ट्री रिलेटेड है और फैक्ट्री से रिलेटेड जो नहीं है वो
सब कहाँ जाएंगे, पी एंड एल में। फॉर्मेट पी एंड एल का और आगे चलता हुआ आ रहा है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री में आता है, आउटवर्ड यहाँ आता है, गो डाउन रेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि गो डाउन रेंट कहाँ आता है। आप सभी बच्चे याद रखें, गो डाउन रेंट हमेशा हमेशा पी एंड एल अकाउंट में ही आएगा। एग्जाम में कहीं भी आ जाए तो नीचे नोट डालिए कि गो डाउन रेंट को हमने फैक्ट्री से बाहर का माना है गो डाउन, और उसको हम पी एंड एल अकाउंट में डाल रहे हैं। और बाकी सब खर्चे आपको पता ही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग एक्सपेंसेस, एजेंट कमीशन, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इस तरह के फॉर्मेट को बनाने के बाद बाकी सब देखिए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओडी, बैंक चार्जेस, बिल डिस्काउंटिंग, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये सब फॉर्मेट का पार्ट हैं। और इससे जो निकल के आएगा या तो वो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। नेट प्रॉफिट देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ गया, पी एंड एल में, ग्रॉस लॉस कहाँ गया, पी एंड एल में। अब पी एंड एल का रिजल्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल में या तो वो ऐड होगा या लेस होगा, प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो लेस होगा। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। फिर वही बात आ गई, प्रोफार्मा के सारे फिगर्स आपके सामने हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है। आप स्लाइड को देखिएगा और सम करने की कोशिश कीजिएगा उस फॉर्मेट को देखकर। मैं आपके सामने टर्म्स पढ़ देता हूँ, पिछली वाली ही टर्म्स हैं ये लगभग। अब इसका हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। देखिए, आपने ट्रेडिंग अकाउंट पिछली बार भी बनाया, 1/20 सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न गया, सेल्स रिटर्न गया और ये सब आया। यहाँ फिगर कितना आया, 68,500। ये क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा और ये पी एंड एल में आएगा। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट 68,500, ये वाला फिगर नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। और फिर हम हमारे सारे खर्चे जो फैक्ट्री के बाहर के हैं वो लेंगे, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज आउटवर्ड और नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम बैलेंस शीट की बात करें, जो फाइनेंशियल स्टेटस और पोजीशन को बताता है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी नाम का कॉलम होता है। और जो फीचर्स हैं बैलेंस शीट के वो ये हैं कि ये जो है वो पर्सनल और रियल अकाउंट को कवर करता है। और हाउएवर द नेट रिजल्ट ऑफ पी एंड एल शोन इन द बैलेंस शीट। मैंने आपसे बोला ट्रेडिंग का रिजल्ट पी एंड एल में और पी एंड एल का रिजल्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट क्या के लिए बनाई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए। और ये हमेशा पी एंड एल के बाद बनती है। और वो आखिरी में लिखा है मैंने, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। फर्म मतलब कंपनी भी हो सकता है, प्रोप्राइटर भी हो सकता है, उसकी हेल्थ का पता लगाने के लिए होती है। और अगर उसमें हम कमाते हैं तो वो कैपिटल में ऐड होती है, और हमारा लॉस होता है तो कैपिटल क्या हो जाती है, कम। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपकी आंखों के सामने देखिए आप, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, ऋण पत्र जिसको बोलते हैं, लोन एंड मॉर्गेज, टर्म लोन टाइप। और करंट लायबिलिटी का मतलब है वो लायबिलिटी जो एक साल के अंदर आपको चुकानी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और फिक्स्ड एसेट्स में आपको इंटेंजिबल एसेट्स सबसे पहले दिख रही गुडविल, फिर बाद में दिख रही है चारों टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जो दिखती हैं, इंटेंजिबल मतलब जो नहीं दिखती। इन्वेस्टमेंट, और उसमें करंट एसेट्स देखिए, करंट एसेट्स का मतलब है जो एसेट एक साल के टेन्यूर में रही। स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल, कैश, कैश इन हैंड, एक्रूड एक्सपेंसेस। और आखिरी में लिखा है फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होता है ये, ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में रहने के काबिल नहीं है, पर चूंकि उसका बैलेंस अमोर्टाइज नहीं हो पा रहा है तो बचे हुए बैलेंस को हम बनाए रखते हैं, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स सिर्फ दिखने की है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ अमोर्टाइजेशन का जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ कवर होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका इलस्ट्रेशन फिर वही, आप सवाल देखिएगा और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वापस से फिगर्स आपके बीच में 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ। अब इस एग्जामिनर ने आपसे ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट बोली। ट्रेडिंग आप बना चुके पिछले सम में, पी एंड एल भी बना चुके हैं, अब आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। देखिए, ट्रेडिंग तो आप बना ही चुके हैं जिसमें आपका फिगर कितना आया था, 68,500। पी एंड एल आप बना चुके हैं जिसमें फिगर कितना आया था, 52। अब काम की बात है, ये जो 52,000 है ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल में ऐड होगा। देखिए जरा, सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 2 लाख में 52,000 क्या हो रहा है, ऐड। इस तरीके से कैपिटल आई, क्रेडिटर आया, फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर, कैश इन हैंड, डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक आया। और इस तरीके से आपकी क्या बनी, बैलेंस शीट। नटशेल में बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पी एंड एल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और पी एंड एल का रिजल्ट जो है वो बैलेंस शीट में आता है, प्रॉफिट होने पर कैपिटल में जुड़ता है, लॉस होने पर कैपिटल में से माइनस होता है। और इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और आज कंपनी एक्ट में एक नया प्रोविजन भी लागू है जिसके तहत ट्रेडिंग अकाउंट तो खैर कंपनी में नहीं बनता, पी एंड एल और बैलेंस शीट के साथ वो फंड फ्लो और कैश फ्लो की भी रिक्वायरमेंट करते हैं, जिसको मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले आपको बताया भी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर द सेक ऑफ रिवीजन,
ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, और ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलता है, P&L से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है, उसका रिजल्ट बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट जो है वो फॉर द ईयर एंडेड हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारी कितनी लायबिलिटी है, हमारी कितनी कैपिटल है और हमारी कितनी एसेट है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।